हेलो। वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है रिटर्न्स ऑफ इनकम। ये क्या होता है? जनरली जैसे आप पढ़ाई करते हो, बराबर है। आप पूरे साल पढ़ाई करते हो, पढ़ाई करने के बाद आपको ईयर एंड के बाद क्या लिखना होता है? ईयर एंड के बाद आपको क्या लिखना होता है? एग्जाम, बराबर है। और एग्जाम में आप बताते हो कि आपके पास पूरे साल में आपने कितना नॉलेज अर्न किया। वो सारे चीजों को आप सही सही बताते हो या गलत गलत बताते हो? सही सही बताते हो या रॉन्ग बताते हो आप लोग एग्जाम में? बोलो। राइट इंफॉर्मेशन हम शेयर करते हैं, बराबर है। तो उसी सिमिलर मैनर में गवर्नमेंट ने क्या बोला? गवर्नमेंट ने बोला बेटा आप पूरे साल क्या करते हो? इनकम अर्न करते हो, ठीक है। आप उसके बाद आप ईयर एंड पे आप उस इनकम का लेखा जोखा दो, मतलब आप बताओ कि ये इतना इनकम आपने कहाँ से अर्न किया, कौन से सोर्सेज से, कितना आपका टैक्स होता है, कितना आपने पेमेंट कर दिया है, वो सारा चीजें सारा इन डिटेल आप हमें बताओ। तो वो जो हम इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट को सबमिट करते हैं, उस इंफॉर्मेशन को सबमिट करने के जो प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर को हम क्या बोलते हैं? रिटर्न्स ऑफ इनकम। मतलब हम हमारी इनकम का डिटेल प्रोवाइड करते हैं, इनकम का। अंडरस्टूड? रिटर्न मतलब क्या हो गया, समझ में आया सबको? अंडरस्टूड एवरीवन? हेलो। हेलो। समझा यहाँ तक? आगे बढ़ते, देखिए यहाँ पे क्या दिया है। मीनिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम। रिटर्न ऑफ इनकम इज अ फॉर्मेट इन विच एसएससी furnishes information regarding his income and tax payable on such total income। मतलब रिटर्न ऑफ इनकम समझ में आया क्या है? रिटर्न ऑफ इनकम is the declaration of income by the SSC in prescribed format। मतलब रिटर्न ऑफ इनकम का मतलब हमारा एसएससी की तरफ से एक डिक्लेरेशन है कि हमने इतना इनकम अर्न किया, यहाँ से अर्न किया, इतना टैक्सेस हुआ, ये हम सही इंफॉर्मेशन दे रहे हैं हमारे अकॉर्डिंग। पर्टिकुलर जैसे आप एडमिशन फॉर्म भरते हो तो अपना एडमिशन फॉर्म पे अपना अपना सारा डिटेल आप भरते हो सही सही। तो आपका वो डिक्लेरेशन रहता है कि जो उसमें डिटेल आपने भरा है वो सब करेक्ट डिटेल है। यहाँ पे देखो, particulars of income earned under the five different heads: gross total income, deduction from gross total income। मतलब आपको डिटेल क्या देना है, क्या क्या डिटेल देना है? फाइव डिफरेंट हेड, मतलब पांच डिफरेंट हेड जो है आपका, वहां से कहाँ से आप इनकम अर्न किए, ग्रॉस टोटल इनकम कितना है आपका, ग्रॉस टोटल इनकम से आपने डिडक्शन कितना क्लेम किया, टोटल इनकम कितना बचा, नेट टैक्सेबल इनकम। और उसके बाद ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला है?
total income and tax payable by the general SSC are generally required to furnished in ROI. ROI का मतलब होता है रिटर्न ऑफ इनकम, ठीक है। The format of filing ROI by different SSC is notified by CBDT. CBDT का फुल फॉर्म पता है क्या किसी को? चलिए, सीबीडीटी का किसी को फुल फॉर्म पता है क्या? एग्जाम में आ सकता है बच्चों, सीबीडीटी का फुल फॉर्म भी एग्जाम में आ सकता है क्या किसी को पता? पता है या नहीं? यस और नो? सीबीडीटी का मतलब होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। अंडरस्टूड एवरीवन? आप जरा ध्यान दो, ये तो ऊपर का जो हमने 4-5 पॉइंट बताए वो आपका रिटर्न्स ऑफ इनकम के बारे में मीनिंग बताया। अब हम अलग अलग तरीके से, अलग अलग एसएससी को बेसिकली अलग अलग तरीके से रिटर्न फाइल करनी होती है। पहला क्या है? प्रोविजन रिगार्डिंग फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स ऑफ इनकम, सेक्शन 139 1। अब ये क्या बोला है? कंपनीज एंड फर्म, कंपनी और फर्म, companies and firm, companies and firm are compulsorily required to file returns of income for every previous year on or before the due date। मतलब ड्यू डेट इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट, मतलब कंपनी और पार्टनरशिप फर्म को कंपलसरी है रिटर्न्स ऑफ इनकम फाइल करना। रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है, ऑप्शनल नहीं है, कंपलसरी रिटर्न फाइल करना है। वो भी हर साल। ये नहीं कि एक साल आपने फाइल कर दिया तो नेक्स्ट ईयर नहीं करोगे, एवरी ईयर आपको फाइल करना है, वो भी प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में, जो फॉर्मेट गवर्नमेंट ने बताए हैं। और कब कब फाइल करना? ड्यू डेट से पहले या ड्यू डेट के दिन। ड्यू डेट के अगर बाद फाइल करते हैं तो आगे हम देखेंगे, आगे के प्रोविजन में कि आपको फाइन और पेनल्टी भी लगता है, देखेंगे आगे आगे के। इवन इन केस ऑफ लॉस। अच्छा, तो अभी हमने बोला कि सर अगर हमें प्रॉफिट होता है तभी टैक्स पे करना होता है, अगर हमें लॉस हुआ तो भी रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना है क्या? यस। तभी भी आप, भले ही आपको टैक्स नहीं भरना है, लॉस के केस में आपको टैक्स नहीं पेमेंट करना है, लेकिन आपको गवर्नमेंट को ये बताना पड़ेगा कि आपको इस पर्टिकुलर ईयर में, इस प्रीवियस ईयर में आपको लॉस हुआ है। देखो इसलिए बोला इवन इन केस ऑफ लॉस दे आर कंपल्सरली रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम। अदर्स, अदर्स का मतलब अब यहाँ पे हम लोग जो है अदर्स का मतलब यहाँ पे ध्यान देना, अदर्स केसेस में मतलब क्या हो गया? इंडिविजुअल, जैसे हम लोग आते हैं अदर्स में, ठीक है। अदर्स में बोला गया द पर्सन अदर देन कंपनी और अ फर्म आर रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम ओनली इफ his total income or total income of any other person in respect of which he is assessable under the act previous year exceed basic exemption limit before claiming चैप्टर 6E डिडक्शन। मतलब क्या? अगर आपको इंडिविजुअल के, अदर्स का मतलब बेसिकली मैं आप लोग इंडिविजुअल से समझे, अदर्स का मतलब बेसिकली क्या है, आप इंडिविजुअल से समझे। तो गवर्नमेंट ने बोला कि अगर कोई, देखो यहाँ पे कंपनी और पार्टनरशिप फॉर्म, कंपनी और पार्टनरशिप फॉर्म को रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना कंपलसरी है, उनको तो फाइल करना ही करना है, चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, कुछ भी हो, उनको कंपलसरली फाइल करना है कंपनी। लेकिन अगर कोई इंडिविजुअल पर्सन है तो उसको गवर्नमेंट ने बोला कि आपको रिटर्न ऑफ इनकम कब फाइल करनी होगी? अगर आपका टोटल इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट के से क्रॉस हो गया तो आपको कंपलसरी फाइल करना है। बेसिक एग्जम्पशन लिमिट क्या है बच्चों? कोई बताएगा बेसिक एग्जम्पशन लिमिट क्या है?
देखो नॉर्मल सिटीजन के लिए 2,50,000, सीनियर सिटीजन के लिए 3 लाख और सुपर सीनियर सिटीजन के लिए 5 लाख, ये बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है। और गवर्नमेंट ने बोला ये कब, चैप्टर 6A के डिडक्शन माइनस करने के पहले वाली इनकम है। मतलब आपको ग्रॉस टैक्सेबल इनकम को देखना है, क्या वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट को क्रॉस कर गई है या नहीं। अच्छा सर, अगर मेरी इनकम मान लो 50,000 है, तो जैसे आप लोग की इनकम मान लो पूरे साल में 10,000 है, तो आप रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना चाहते हो, देखो कंपलसरी नहीं है, आप अगर बाई विल फाइल करना चाहते हो तो जीरो इनकम का भी रिटर्न ऑफ इनकम रिटर्न फाइल किया जा सकता है, जीरो इनकम का भी, ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है आपको। लेकिन अगर आप फाइल करना चाहते हैं तो फाइल कर सकते हैं, उससे कुछ दिक्कत नहीं है। समझ में आया बच्चों? अंडरस्टूड एवरीवन? हेलो? तो आज अभी तक हमने 2 पॉइंट बताए कि अगर कंपनीज है या पार्टनरशिप फॉर्म है तो उसको रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना है कंपलसरी, चाहे लॉस हो या प्रॉफिट। लेकिन अगर कोई अदर्स है, इंडिविजुअल है, तो इंडिविजुअल पर्सन के लिए बेसिक एग्जम्पशन लिमिट को क्रॉस हुआ तो उसको कंपलसरी है, अदरवाइज ऑप्शनल है। नाउ टोटल इनकम ऑफ डिटरमाइनिंग वेदर द पर्सन रिक्वायर्ड टू ROI फाइल और नॉट, इनकम बिफोर क्लेमिंग डिडक्शन। इनकम कौन सा इनकम 2,50,000 बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट को क्रॉस होना चाहिए? आपका चैप्टर 6A के डिडक्शन के पहले और एग्जाम सेक्शन 10A 1010A के एग्जाम्शन के पहले होना चाहिए। नेक्स्ट, एनी अदर पर्सन इंक्लूड रिप्रेजेंटेटिव एसएससी लीगल रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, एनी अदर पर्सन का मतलब आप किसी पर्सन के लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो उस केस में भी आपको ऊपर रिटर्न फाइल कर। देखो यहाँ पे देखो, मिस्टर एक्स इज अ नॉन रेसिडेंट, एज 82 ईयर है। अब मुझे बताओ, नॉन रेसिडेंट है तो ये क्या है, ये 82 एज 82 ईयर है, क्या ये सुपर सीनियर सिटीजन के रूल में आएगा, यस और नो? फटाफट मुझे कमेंट करके नो बताएंगे आप सर, लोग। नो सर। नो? नो क्यों नहीं आएगा बताओ जरा, कौन नो कौन बोल रहा है, क्यों नहीं आएगा? नॉन रेसिडेंट है ना सर। वेरी गुड, नॉन रेसिडेंट है, तो नॉन रेसिडेंट के लिए हम सुपर सीनियर का नहीं एज लिखते। अब इसका हैविंग टोटल इनकम 1,60,000 आफ्टर डिडक्शन ऑफ रुपीज 1,20,000, 1,60,000 में से 1,20,000 का डिडक्शन माइनस हुआ है, तो मतलब टोटल अगर दोनों ऐड कर दिया जाए तो कितना 2,80,000 होता है। अब अगर ये 2,80,000 है तो क्या इसे रिटर्न फाइल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बोलो, क्योंकि ऊपर बोला गया कि अगर आपका बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट को क्रॉस हो गया तो रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। 2,80,000 तो रिटर्न क्रॉस हो गया है ना, 2,50,000 का, क्योंकि ये नॉर्मल सिटीजन है तो इसके लिए बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट क्या होगा, 2,50,000। और 2,50,000 को ये क्रॉस कर गया है, 2,50,000 को अगर ये क्रॉस कर गया है तो इसे रिटर्न फाइल करना कंपलसरी। देखो वही लिखा है, एज पर सेक्शन 139(1), एवरी पर्सन हुज total income without giving effect of the provision of chapter 6A exceed basic exemption limit is required to furnish the return of income for the relevant previous year before on or before due date। देखो, ग्रॉस टोटल इनकम मिस्टर एक्स बिफोर डिडक्टिंग चैप्टर 6A डिडक्शन इज 2,80,000, क्योंकि देखो 1,60,000 और 1,20,000 ऐड करेंगे तो 2,80,000 होता है, तो जो कि 2,50,000 से ज्यादा है तो इसे रिटर्न फाइल करना चाहिए। नेक्स्ट क्या है बच्चों, देखो रिटर्न ऑफ इनकम ROR, कोई ROR होल्डिंग फॉरेन एसेट, फोर्थ प्रोविजन ऑफ सेक्शन 139(1), अगर आपके पास कोई फॉरेन एसेट है, देखो ROR रिटर्न ऑफ सर रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। देखो ROR का मतलब रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, who is not required to furnish the
ROI अंडर सेक्शन 139(1) इन नॉर्मल सर्कमटेंसेस, मतलब नॉर्मल सर्कमटेंसेस के लिए हमें कंपलसरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है मतलब इन द सेंस अगर बेसिक एग्जाम्शन लिमिट को क्रॉस हुआ तो ही फाइल करना, अदरवाइज कोई कंपलसरी नहीं है। बट वुड रिक्वायर टू फाइल, देखो अगर हमें वुड बी रिक्वायर टू फाइल ROI, ROL, मतलब रिटर्न ऑफ इनकम और रिटर्न ऑन लॉस फॉर द प्रीवियस ईयर इफ, अगर हमें देखो कंपलसरी फाइल कब करना हो सकता है, जब हम ये दोनों कंडीशन को फुलफिल करेंगे तो। आगे देखिए क्या बोला गया, होल्ड एनी एसेट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया और हैज द साइनिंग अथॉरिटी इन एनी अकाउंट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, मतलब आपका कोई एसेट बेसिकली आउटसाइड इंडिया है जिसके आप ओनर हैं या आप उसके बेनिफिशियरी है, इज अ बेनिफिशियरी ऑफ एसेट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, ये दोनों में से आप कोई भी एक हैं तो आपको रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना कंपलसरी हो जाता है। एसेट इंक्लूड द फाइनेंशियल इंटरेस्ट, मतलब एसेट का मतलब कोई प्लांट एंड मशीनरी नहीं होना चाहिए, अगर आपने एफडी रखा है, इन्वेस्टमेंट किया तो दैट इज आल्सो एसेट, ठीक है। दिस प्रोविजन इज नॉट एप्लीकेबल फॉर RNOR, मतलब ये प्रोविजन RNOR को नहीं एप्लीकेबल होगा। फिफ्थ प्रोविजन टू सेक्शन 139(1), एन इंडिविजुअल हु इज अ बेनिफिशियरी ऑफ एनी एसेट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया इज नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल, देखो ROI अंडर द फोर्थ प्रोविजन if the such income is a in includable in income of beneficiary owner, मतलब वो अगर बेनिफिशियरी के अंडर आने वाला है तो वो उसको रिटर्न फाइल करने का जरूरत नहीं। यहाँ पे देखो बेनिफिशियल ओनर और बेनिफिशियरी का मतलब क्या है, बेनिफिशियल ओनर इंडिविजुअल हु पेड द कंसिडरेशन फॉर एक्वायरिंग द एसेट इमीडिएट और फ्यूचर बेनिफिट, मतलब जो एसेट का एक्चुअल ओनर है उसको हम बेनिफिशियल ओनर बोलते हैं। जैसे मैंने कोई एसेट खरीद लिया, मैंने खुद पैसा पेमेंट किया आज या फ्यूचर में किसी डेट को, तो मैं बेनिफिशियल ओनर माना जाऊंगा। Individual who derive the benefit from the asset during the previous year and consideration acquired such asset have been provided by, मतलब बेनिफिशियरी का मतलब क्या होता है, उस पर्टिकुलर एसेट से कोई इनकम या कोई प्रॉफिट हो रहा है, वो प्रॉफिट मैं रिसीव्ड कर रहा हूं बट एक्चुअली एसेट को मैंने खरीदा नहीं था, बट लेकिन मैं उसके बेनिफिट को ले रहा हूं तो दैट इज बेनिफिशियरी होता है ना। यहाँ पे क्या बोला, एसएससी कैन फर्निश द हिज ROI इवन इफ टोटल इनकम इज लेस देन बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट, मैंने पहले ही बता दिया कि अगर आपका बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से इनकम कम भी है तो भी आप रिटर्न ऑफ इनकम फाइल कर सकते हैं, बट इसके लिए कोई कंपल्सन नहीं है, बट आप फाइल विलिंगली फाइल कर सकते हैं, बाई विल आप फाइल कर सकते हैं। द लॉ डजंट प्रोहिबिट द एसएससी टू फाइल, मतलब ये आपको ऐसा नहीं कि आपका बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से इनकम कम है तो आप ROI फाइल नहीं कर सकते, आप कर सकते हो, आपके लिए बट ऑप्शनल है। समझ में आया? तो अभी तक हमने रिटर्न ऑफ इनकम के बारे में क्या बताया, बेसिकली दो बातें बताई। अगर पार्टनरशिप फॉर्म है या कंपनी है तो उसके लिए कंपलसरी है रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना, चाहे वो लॉस होगा उसके कंपनी में चाहे वो प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर अदर्स कोई इंडिविजुअल पर्सन है तो उसको देखना है कि बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट जो है वो उसको क्रॉस होना चाहिए इनकम, अगर उसको क्रॉस हो गया तो आपको कंपलसरी रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना है। अगर बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से कम है आपकी इनकम तो आपको रिटर्न फाइल करने का कोई जरूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं तो आप ऑप्शनली फाइल कर सकते हैं। देखो अब यहाँ पे ड्यू डेट फॉर द फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम, ड्यू डेट क्या है, देखो ये ड्यू डेट मैं आपको फिक्स्ड वाला बता रहा हूँ, लेकिन इस साल कोरोना के वजह से ये पर्टिकुलर ईयर में कोरोना की वजह से ड्यू डेट को एक्सटेंड किया गया था, ठीक है। कोरोना की वजह से जो लोग नहीं फाइल कर पाते इनका रिटर्न ऑफ इनकम उनको, लेकिन आपको एग्जाम में यही लिखना है जो हमने यहाँ पे दिया है, ठीक है, क्योंकि वो हर साल ऐसा नहीं होगा, इस बार एक्सेप्शनल केसेस में ऐसा गवर्नमेंट ने किया था। देखो पहला ड्यू डेट किसके लिए, एसएससी हु इज रिक्वायर्ड टू फर्निश द ट्रांसफर प्राइसिंग रिपोर्ट,
मतलब बेसिकली कोई ऐसा एसएससी है जो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन में डील कर रहा है। मतलब वो कोई देखो यहाँ पे रिलेटिंग टू इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन, मतलब आप इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन में डील कर रहे हैं, तो आपको फॉरेन एक्सचेंज में देखना होगा। तो उस केस में आपके लिए ड्यू डेट क्या है? 30 नवंबर ऑफ रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। मतलब 30 नवंबर, मतलब जैसे कि अब हमारा हम बात कर रहे हैं कि अब हमारा करेंट ईयर का ड्यू डेट क्या होगा बच्चों, बताओ। करेंट ईयर में अब हमारा जैसे देखो प्रीवियस ईयर क्या है, बोलो प्रीवियस ईयर क्या है, बोलो प्रीवियस ईयर, बोलो क्या है? 1920. 1920, गुड। असेसमेंट ईयर क्या है? 2021. 2021, गुड, वेरी गुड। अब जरा ध्यान से समझे। अब हमारा प्रीवियस ईयर क्या बताया आपने? 2019 एंड 20। असेसमेंट ईयर क्या बता रहे हो आप लोग? 2020 एंड 21। अब मुझे बताओ, अब रेलेवेंट हमारा देखो, हमारे लिए रेलेवेंट असेसमेंट ईयर क्या हो गया? ये प्रीवियस ईयर है तो 1920, अगर प्रीवियस ईयर है तो रेलेवेंट असेसमेंट ईयर 2021 है। तो हमने यहाँ पे जो लिखा है, हमने जो यहाँ पे लिखा है, हमने यहाँ पे क्या लिखा है? हमने यहाँ पे जो लिखा 30 नवंबर, 30 नवंबर आप रेलेवेंट असेसमेंट ईयर, मतलब ये अब हमारा करेंट ईयर की हम बात करें तो 30 नवंबर कौन से ईयर में आएगा, बोलो जरा। 30 नवंबर 2020। तो मतलब अगर हम बात करें करेंट ईयर का, तो जो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन में जो लोग डील कर रहे थे तो उनके लिए ड्यू डेट क्या होगा? 30 नवंबर 2020, 2020। समझ में आया? अब अगर कोई कंपनी है, देखो एनी कंपनी अदर देन रिक्वायर्ड टू फर्निश टीपीआर, टीपीआर मतलब ट्रांसफर प्राइसिंग रिपोर्ट, क्योंकि अगर ट्रांसफर प्राइसिंग रिपोर्ट उसको फर्निश करना है तो वो उसके लिए ड्यू डेट क्या हो जाएगा? 30 नवंबर। लेकिन अगर उसके अलावा कोई कंपनी है या एनी अदर पर्सन, और इसके अलावा कोई पर्सन है जिसका अकाउंट ऑडिट होने वाला है, चाहे कोई पार्टनरशिप फॉर्म हो, उसका अकाउंट ऑडिट होने वाला है, तो इन सारे लोगों के लिए ड्यू डेट क्या है? 30 सितंबर। मतलब हमारा ड्यू डेट क्या हो जाएगा? 30 सितंबर 2020। अब अदर, ये देखो जो फॉरेन में ट्रांजेक्शन में डील कर रहा है, और ये की ड्यू डेट किसके लिए? जो कंपनी वगैरह है, कंपनी फॉर्म, वो लोगों के लिए है। और अदर्स, इसके अलावा अदर्स में कौन आएगा? इंडिविजुअल, इंडिविजुअल के लिए क्या है? 31 जुलाई है। 31 जुलाई इज अ लास्ट, 31 जुलाई। समझ में आया? तो आपको ये ध्यान रखना है, ड्यू डेट याद रखना है। इस ड्यू डेट में से एक आधा ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो अंडरस्टूड सबको? ड्यू डेट समझ में आया? वापस मैं बता रहा हूँ, अगर कोई कंपनी फॉरेन ट्रांजेक्शन में डील करती है और उसको ट्रांसफर प्राइसिंग रिपोर्ट सबमिट करना है तो उसके लिए ड्यू डेट क्या होगा? 30 नवंबर। इसके अलावा कोई कंपनी नॉर्मल कंपनी है, पार्टनरशिप फॉर्म है, या और कोई ऐसा पर्सन है जिसके अकाउंट को ऑडिट करना है, तो उस अकाउंट को अगर उसके ऑडिट होने वाला है तो उसके लिए ड्यू डेट क्या है? 30 सितंबर। एनी अदर पर्सन मतलब कोई नॉर्मल इंडिविजुअल है जो जिसका एनी अदर पर्सन में इंडिविजुअल्स आएंगे, तो उसके लिए ड्यू डेट क्या है? 31 जुलाई। समझ में आया? देखो ड्यू डेट ऑफ द फॉलोइंग रिटन इन द केस ऑफ नॉन वर्किंग पार्टनर 31 जुलाई होगा। वेदर द अकाउंट इज आवर फॉर्म इज ऑडिटेड और नॉट, द फॉर्म whose account is audited last filing due date is 31 जुलाई। मतलब जिसका देखो फॉर्म, जिसका कोई पार्टनरशिप फॉर्म है, उसका अकाउंट अगर ऑडिट नहीं होने वाला है, तो अगर हमने पहले ही बोला अगर पार्टनरशिप फॉर्म है उसका अकाउंट अगर ऑडिट होने वाला है तो उसके लिए ड्यू डेट क्या है? 30 सितंबर। लेकिन अगर उसका अकाउंट ऑडिट नहीं होने वाला है, तो अगर ऑडिट नहीं होने वाला है तो उसके लिए ड्यू डेट क्या होगा? 31 जुलाई होगा। समझ में आया बच्चों? तो यहाँ एक बार पूरा रीड कर लें, एक बार पूरा रीड कर लें ये ड्यू डेट वाला पॉइंट, फिर उसके हम आगे चलेंगे। रीड करिए, डू इट फास्ट।
और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये पूरा का पूरा चैप्टर थियरी है, इसमें आपको कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं है, ये पूरा का पूरा थियरी है। तो यही जो इंपॉर्टेंट चीजें मैं बता रहा हूँ, जो हाईलाइटेड चीजें हैं, जैसे ड्यू डेट कौन कौन सा है, वो आपको याद रहना चाहिए। अब बच्चे याद रखते हैं कि पार्टनरशिप फॉर्म के लिए ड्यू डेट 30 सितंबर है, लेकिन वो भूल जाते हैं कि जब 30 सितंबर कब है, जब उसका अकाउंट ऑडिट होने वाला है तब। अगर अकाउंट ऑडिट नहीं होने वाला है तो उसका ड्यू डेट क्या हो जाएगा, 31 जुलाई। तो आप ऑब्जेक्टिव में अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो ये ख्याल ध्यान रखें, क्या लिखा है, अकाउंट ऑडिट होने वाला है या नहीं होने वाला है। अच्छा, अब आप कोई पूछेगा सर खाली पार्टनरशिप फॉर्म लिखा है तो या तो हमें ऐसा प्रिज्यूम कर लेना है कि उसका अकाउंट ऑडिट होगा, और ऑडिट होगा उसका अकाउंट तो हमारे लिए ड्यू डेट क्या हो जाएगा, 30 सितंबर। अंडरस्टूड एवरीवन? यस और नो? समझ में आया क्या सबको? हेलो एवरीवन। नेक्स्ट, पहला हमारा था ये नॉर्मल प्रोविजन था, सेक्शन 139(1) का नॉर्मल प्रोविजन है। नॉर्मल प्रोविजन क्या बोलता है कि आपको जो है रिटर्न फाइल करना है। और रिटर्न फाइल किसको करना है, जो लोग कंपनी है, पार्टनरशिप फॉर्म, और सबको बताया। अगर इंडिविजुअल वगैरह है तो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट को क्रॉस करेगा तो रिटर्न फाइल करना। अब सेक्शन 1, रिटर्न ऑफ लॉसेस, सेक्शन 139(3), सब सेक्शन 3, ये क्या बोलता है, अगर आपको कंपनी में लॉस हुआ है तो भी रिटर्न फाइल करनी है। तो अगर आपको प्रॉफिट हुआ है, नॉर्मल हो, तो आपको कौन से सेक्शन के अंदर रिटर्न फाइल करनी है, सेक्शन 139(1) के अंदर। अगर आप लॉस से रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो कौन से सेक्शन के अंदर रिटर्न फाइल करोगे, सेक्शन 139(1) के 3 के अंदर। देखो ये क्या बोला, रिटर्न ऑफ लॉस इज रिक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड इफ पर्सन वांट टू कैरी फॉरवर्ड हिज लॉसेस। जैसे हमने सेट ऑफ में देखा था, याद करो आप लोग, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड में अगर हमारा लॉसेस इस साल हम सेट ऑफ नहीं कर पाए तो हम उसे नेक्स्ट ईयर क्या करते थे, कैरी फॉरवर्ड करते थे। तो अगर आपको लॉस हुआ है और आप उस लॉस को कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं फ्यूचर के ईयर में, तो आपको रिटर्न्स कंपलसरी फाइल करनी होगी। क्यों कंपलसरी? क्योंकि आपको गवर्नमेंट को बताना होगा कि हमें इस पर्टिकुलर ईयर में लॉस हुआ था और हम अपने लॉस का सेट ऑफ नहीं ले पाए थे, हम अपने इतने लॉस का क्या करेंगे, कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। देखो, रिटर्न ऑफ लॉसेस सेल्फ फर्निश्ड इन सेम मैनर एज अ रिटर्न ऑफ इनकम। जैसे आप रिटर्न ऑफ इनकम का रिटर्न फाइल करते हैं इन सिमिलर मैनर, वैसे ही आपको रिटर्न ऑफ लॉस का फाइल करना है। इफ एनी पर्सन हैज सस्टेन्ड एनी लॉस इन प्रीवियस ईयर, ही वांट टू कैरी फॉरवर्ड फॉलोइंग लॉसेस। मतलब आप अगर ये कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं, कौन सा, बिजनेस लॉसेस, स्पेकुलेशन लॉसेस, स्पेसिफाइड बिजनेस लॉसेस, कैपिटल गेन के लॉसेस, खाली एक लॉस जो है जिसको रिटर्न फाइल करो या ना करो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। रिटर्न फाइल किया तो भी ठीक है, रिटर्न फाइल नहीं किया तो भी ठीक है। कौन सा, हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को, हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं इवन दो आपने रिटर्न नहीं फाइल किया है तो भी। लेकिन बाकी के जो लॉसेस है, अगर आप उसे कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो आपको रिटर्न फाइल करना जरूरी है। किसका, रिटर्न ऑफ लॉस। He shall mandatorily furnish the return of loss within the time prescribed under section 139(1) to carry forward the losses. अब जरा ध्यान देना, जो ड्यू डेट आपका रिटर्न ऑफ इनकम के लिए था वही ड्यू डेट आपका रिटर्न ऑफ लॉसेस के लिए भी होगा। सारे प्रोविजन सेक्शन 139(1) के लिए के ही अप्लाई होंगे। बस खाली आप इनकम है तो 139(1) में फाइल करोगे, अगर लॉस है तो 139(3) में फाइल करोगे। सेक्शन 139(3), आप section in respect of 80 are required to file the return of loss in same manner that of return of income within the time allowed। मतलब वही टाइम पे आपको फाइल करना है, ठीक है। इट इज नॉट मैंडेटरी टू फाइल रिटर्न ऑफ इन लॉसेस
एक्सेप्ट इन केस ऑफ कंपनी एंड फॉर्म, मतलब कंपनी और पार्टनरशिप फॉर्म के केस में ये मैंडेटरी है, कंपलसरी है, ठीक है। अगर हमारा नॉर्मल केस है, इंडिविजुअल है, तो उसके लिए नहीं। आगे देखते हैं, रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्शन 180 in order to carry forward the above losses SSC shall file the return of losses। मतलब सेक्शन 80 का रिक्वायरमेंट है कि अगर आप अपने लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो आपको रिटर्न ऑफ लॉस फाइल करना है। कब? ड्यू डेट को या फिर बिफोर द ड्यू डेट। देखो यहाँ पे, लॉस विच कैन कैरी फॉरवर्ड इवन इफ रिटर्न ऑफ लॉस इज फाइल आफ्टर ड्यू डेट। मतलब कौन से लॉस को आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो? देखो हमने बताया, लॉस अंडर सेक्शन हाउस प्रॉपर्टी और अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन। ये तो हमने पहले ही आपको बताया था कि आप हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे, बाकी जो अदर लॉसेस है, बाकी जो अदर लॉसेस है उसको आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। उसको कैरी फॉरवर्ड करने के लिए आपको जो है ड्यू डेट के पहले रिटर्न फाइल कर देनी होगी। आगे देखते हैं, पॉइंट वी रिमेंबर, तो वही ऊपर वाला ही पॉइंट बताया है हमें, ठीक है। उसको लॉस ऑफ करेंट ईयर कैरी फॉरवर्ड। अब देखो यहाँ पे एक बार रीड कर लेते, सेक्शन 139(1) respect with the section 80 does not prohibit the set off of losses of current year even if return of income is filed after the due date। मतलब आप करंट ईयर में लॉसेस का सेट ऑफ ले सकते हो, बट उसे आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। इट इज ओनली प्रोहिबिटेड फॉर कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, दस द लॉस कैन बी सेट ऑफ इंटर, मतलब आप सेट ऑफ करवा सकते हैं करंट ईयर में, कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते अगर आपने रिटर्न्स जो है ड्यू डेट के बाद फाइल की है। तो लॉस ऑफ करंट ईयर कैन बी कैरी फॉरवर्ड अनलेस रिटर्न ऑफ लॉस इज सबमिटेड बिफोर ड्यू डेट। मतलब आप अगर लॉस ऑफ करंट ईयर के लॉसेस को हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं अगर आपने जो रिटर्न्स है वो ड्यू डेट के पहले या ड्यू डेट के दिन फाइल की होगी। तो बिलेटेड रिटर्न ऑफ लॉस, ये देखो, ये तो बिलेटेड वाला पॉइंट हम बताएं, उसके पहले यहाँ पे देखो बिलेटेड रिटर्न्स। बिलेटेड रिटर्न्स का मतलब क्या है? हेलो, अब जैसा ध्यान दो, बिलेटेड रिटर्न का मतलब क्या होता है, अब जरा ध्यान से समझना। रोल नंबर 9, अनम्यूट योर माइक। हेलो, रोल नंबर 9, अनम्यूट योर माइक। बेटा रोल नंबर 9, रोल नंबर 9, है कि नहीं है? ये लेफ्ट हो गए। चलिए, रोल नंबर 12, रोल नंबर 12, 7312, अनम्यूट योर माइक बेटा। 7312। यस सर। हाँ बेटा, आपकी बेस्ट फ्रेंड कौन है? हाँ, आपके बेस्ट फ्रेंड का नाम क्या है? कोई है आपकी बेस्ट फ्रेंड कि निकिता। नहीं कोई? हाँ, निकिता। निकिता। निकिता का बर्थडे याद है आपको? हाँ, डेट ऑफ बर्थ, बर्थडे, बर्थडे। 25/6/2001। अच्छा, सितंबर है? क्या बोला, 20 सितंबर? जून। जून, 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 ओके ओके। अब 20 जून को, ऐसे तो होगा नहीं आपसे, लेकिन ऐसा प्रिज्यूम करते हैं, 20 जून को आप उनको बर्थडे विश करना भूल गए, तो क्या करोगे 21 जून को? क्या? 20 जून को उनका बर्थडे था, आपकी फ्रेंड निकिता का, बराबर हाँ। है? तो 20 जून को आप उनको बर्थडे विश करना भूल गए, हाँ। ठीक। तो अब 21 जून को क्या करोगे? 21 जून को आपको याद आया
कि निकिता का बर्थडे था 20 जून को, तो अब 21 जून को क्या करोगे? लेट विश करूंगी। लेट विश करोगे, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? बिलेट। बिलेटेड हैप्पी बर्थडे, बराबर है ना? हाँ। बिलेटेड हैप्पी बर्थडे, बराबर है। हाँ। अच्छा, आप ये बिलेटेड जो हैप्पी बर्थडे है कितने दिन तक विश कर सकते हो? कितने भी मतलब दिन। हाँ, एक ही दिन तक। नहीं मान नहीं। लो 21 जून को नहीं, मान लो 23 जून को आपको याद आया कि निकिता का बर्थडे था 20 जून को, तो आप क्या भी, तो उस टाइम पे आप बिलेटेड हैप्पी बर्थडे नहीं विश कर सकते? कर सकते। अच्छा, तो कितने दिन तक, वही मैं पूछ रहा हूँ, कब तक ये विश कर सकते हो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे? कोई बता सकता है? सिंपल सी बात है, जब तक हमारा अगला नेक्स्ट वाला बर्थडे ना आ जाए, इजंट इट? बराबर है कि नहीं? हम बिलेटेड हैप्पी बर्थडे का टाइम लिमिट क्या हो सकता है? हम तब तक उसे विश कर सकते हैं जब तक हमारा नेक्स्ट बर्थडे ना आ जाए, बराबर है ना? यस और नो? जैसे अभी हम 20 जून को भूल गए, तो 20 जून को हम नहीं विश कर पाए, तो हम 20 जुलाई को भी विश कर सकते हैं बिलेटेड, 20 अगस्त को भी बिलेटेड बोल सकते हैं, 20 सितंबर को भी बिलेटेड बर्थडे बोल सकते हैं, हमें अगर याद आया तभी तो। अंडरस्टूड? तो उसी तरह से बिलेटेड रिटर्न होता है। जैसे हमारा ड्यू डेट क्या है? ड्यू डेट है 30 नवंबर, 30 सितंबर और 31 जुलाई। अगर हम ड्यू डेट को रिटर्न फाइल करना भूल गए किसी रीजन बस, और हम भूल गए और उसके बाद हमें याद आता है, तो हम रिटर्न फाइल कर सकते हैं। बट कौन सा रिटर्न फाइल कर सकते हैं? बिलेटेड। कौन सा रिटर्न फाइल कर सकते हैं? बिलेटेड। बात समझ में आई क्या बच्चों? अंडरस्टूड? बिलेटेड रिटर्न का मतलब समझ में आया क्या आप लोगों को? बिलेटेड रिटर्न मतलब समझ में आया? अगर आप ड्यू डेट के पहले, तो आपका नॉर्मल है, नॉर्मल रिटर्न सेक्शन 139(1) का फाइल करोगे। लेकिन अब अगर आप ड्यू डेट को फाइल नहीं कर पाए, ड्यू डेट के बाद रिटर्न फाइल कर रहे, तो बिलेटेड रिटर्न फाइल करोगे। देखो, इफ एसएससी हैज नॉट फर्निश्ड रिटर्न ऑफ इनकम विद इन द टाइम अलाउड सेक्शन 139(1), he may still furnish the return of income for previous year any time before the end of relevant assessment year। कब तक आप वो फाइल कर सकता है? बिफोर द एंड ऑफ रेलेवेंट प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर। मतलब हम, देखो वैसे तो हमारा हमारा ड्यू डेट क्या है? 31 जुलाई। लेकिन हम बिलेटेड रिटर्न कब तक फाइल कर सकते हैं? बिफोर द एंड ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। अब हमारा बताओ, रेलेवेंट असेसमेंट ईयर कब खत्म होगा? 31 मार्च 2021। मतलब हम बिलेटेड रिटर्न 31 मार्च 2021 के पहले पहले तक फाइल कर सकते हैं। समझ में आया क्या बच्चों? यस और नो? अंडरस्टूड? समझ में आया क्या? हेलो? अब दूसरा पॉइंट क्या बोला गया? बिफोर द कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट अंडर सेक्शन 144। मतलब असेसमेंट का मतलब आपके नाम से उसके पहले ही कोई स्क्रूटनी आ गया, तो उस डेट तक, मतलब सपोज आपको 31 दिसंबर को आपके नाम से स्क्रूटनी आ गया गवर्नमेंट से, तो वो आप ये दोनों 31 दिसंबर और 31 मार्च, ये दोनों में जो अर्लियर होगा, जो पहले होगा, वो आपका लास्ट डेट होगा बिलेटेड रिटर्न फाइल करने का। अब इस केस में हमारा 31 दिसंबर अर्लियर है, तो हम 31 दिसंबर लास्ट ड्यू डेट होगा, लास्ट डेट होगा बिलेटेड रिटर्न फाइल करने का। देखो यहाँ पे बोला विच एवर इज अर्लियर। एग्जाम्पल में देखो इनका, लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम इन प्रीवियस ईयर 1920। असेसमेंट ईयर ये क्या हो जाएगा? 2021 इज 30 सितंबर 2020। मतलब हमारा ड्यू डेट क्या है? 30 सितंबर 2020 है। बट द बिलेटेड रिटर्न मे बी फाइल्ड एट द टाइम बिफोर द 31 मार्च 2021। बराबर है? Before the end of the assessment year 2020-21 or before the assessment is completed, whichever is earlier। मतलब आपका बिलेटेड रिटर्न यहां तक फाइल कर सकते हो। तो समझ में आया बिलेटेड रिटर्न क्या होता है? हेलो एवरीवन?
अंडरस्टूड एवरीवन, बिलेटेड रिटर्न क्या होता है? समझ में आया क्या आप लोगों को बिलेटेड रिटर्न का मतलब क्या होता है? यस, आगे देखते हैं। कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट मींस, कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट का मतलब क्या है? मींस द डेट ऑफ पासिंग असेसमेंट ऑर्डर एंड नॉट डेट ऑफ सर्विस ऑफ ऑर्डर। द रिटर्न ऑफ इनकम सबमिटेड आफ्टर असेसमेंट इज कंप्लीटेड बिफोर द नोटिस डिमांड सर्व्ड वुड बी इनवॉल्व। अब देखो यहाँ पे इनवैलिड, वो तो अब यहाँ पे क्या अब जैसे ध्यान दो, निकित रोल नंबर 12, रोल नंबर 12 अनम्यूट करो बेटा माइक। यस सर। अच्छा बेटा, अगर आप आपकी फ्रेंड जो निकिता है, उनको अगर आप 20 जुलाई को बर्थडे विश करते हो तो वो खुश होंगे, बराबर है? यस। और इवन अगर आप 12 बजे विश कर देते तो बहुत ज्यादा सरप्राइज्ड होंगे, बराबर है? हाँ। बराबर है। अच्छा, लेकिन आप 21 जुलाई को जब बर्थडे विश करोगे तो क्या आपकी फ्रेंड निकिता आपसे खुश होगी? इवन तो आपने बिलेटेड बर्थडे विश तो कर दिया, लेकिन क्या आपसे खुश होंगी? नहीं, नहीं, क्यों? लेट विश किया इसलिए। लेट विश किया इसलिए वो खुश नहीं होंगी, तो उसका कोई पेनल्टी भी हो सकता है ना? आपसे बोल सकते नहीं मैं आपसे नाराज हो जाओ, मैं मेरे लिए अभी तुम्हारा मेरा बर्थडे भूल गए, तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड थे और ऐसे कैसे भूल गए, है कि नहीं? हाँ। तो कुछ पेनल्टी भी होगा। उसी तरह से जैसे अगर हम रिटर्न टाइम पे भरते तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप बिलेटेड रिटर्न फाइल करते हो तो आपको कुछ फाइन और पेनल्टी है। तो देखो यहाँ पे क्या है, लॉस अदर देन लॉसेस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड। मतलब आप हाउस प्रॉपर्टी के लॉस के अलावा अगर आप बिलेटेड रिटर्न फाइल करते हो तो आप हाउस प्रॉपर्टी के अलावा जो लॉसेस है, पीजीबीपी के लॉस, कैपिटल गेन के लॉस और जो आपके लॉसेस हैं उसको आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। पहला पेनल्टी लगेगा। दूसरा, लेवी ऑफ इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A, आप अगर आप बिलेटेड रिटर्न फाइल करते तो आपको इंटरेस्ट भी पेमेंट करना होगा, क्योंकि आपने लेट रिटर्न फाइल किया। इसके अलावा आपको 5,000 रुपए का पेनल्टी लग सकता है। तो मतलब अगर आप बिलेटेड रिटर्न फाइल करोगे, बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हो, बिलेटेड रिटर्न फाइल करोगे तो कितने कॉन्सिक्वेंसेस आपको बेयर करने पड़ेंगे? पहला, आप अपने लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। दूसरा, आपको इंटरेस्ट लगेगा, पेमेंट करना होगा। जितना दिन डिले आपने रिटर्न फाइल किया होगा उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट पे करना होगा। तीसरा, आपको जो है 5,000 रुपए का पेनल्टी पे करना पड़ेगा। समझ में आया? अंडरस्टूड एवरीवन? समझा क्या सबको बच्चों? समझ में आया क्या? हेलो, समझ में आया क्या बच्चों? अंडरस्टूड एवरीवन? चलिए आगे देखते हैं। रिवाइज्ड रिटर्न। अब बिलेटेड रिटर्न क्या है? रिवाइज्ड रिटर्न। निकिता, सॉरी, रोल नंबर 12, फिर से बेटा अनम्यूट करो आप माइक। हाँ। हाँ, तो एक जब भी आप 12 बजे विश करते हो तो क्या है, उस टाइम पे ज्यादा टाइम रहता नहीं क्योंकि सारे लोग वेटिंग पे रहते हैं, बराबर है? हाँ। तो आप घाई घाई में बर्थडे कैसे विश करोगे अपनी फ्रेंड निकिता को? मतलब अभी आप 12 बजे रात को, एक तो आप भी सो के उठे मतलब नींद में से, और आपने अपनी फ्रेंड निकिता को बर्थडे विश किया, बराबर है? तो हाँ। किस तरह से उसे विश करोगे? हैप्पी बर्थडे बोल के ना। हाँ, हैप्पी बर्थडे, जस्ट आपने हैप्पी बर्थडे बोल के रख दोगे, बराबर है? ओके। हाँ। फिर आपको सुबह रियलाइज हुआ, अरे निकिता तो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, उसको मैंने सिंपली ऐसा हैप्पी बर्थडे बोल दिया, अच्छा नहीं लगा ना आपको, है कि नहीं? तो हाँ। अब आपको निकिता पर्सनली सुबह दूसरे दिन 20 जुलाई को मिलेगी, हाँ। तो अब उसको आप प्रॉपर तरीके से फिर से हैप्पी बर्थडे बोलोगे या नहीं बोलोगे? बोलोगे। बोलोगे। तो उसको क्या बोलेंगे? अब पहली बार तो जो विश किया वो नॉर्मल बर्थडे विश था, लेकिन अब जो आप वो विश कर रहे हो तो उसको, जो पहले आपने कुछ मिस्टेक की थी उसको रियलाइज होके उस मिस्टेक को करेक्ट करने के लिए विश कर रहे हो, बराबर है? हाँ। तो ये क्या होता है? रिवाइज्ड
रिटर्न होता है। उसी तरह ये आपने रिवाइज्ड बर्थडे विश किया, बराबर है, ठीक है। तो रिवाइज्ड रिटर्न क्या होता है, जैसे ध्यान दो। अब निकिता, अरे सॉरी, रोल नंबर 12, बेटा आपका नाम क्या है? आपके बेस्ट फ्रेंड का तो नाम निकिता है, आपका नाम क्या है? स्नेहल। स्नेहल। स्नेहल, मान लेते हैं अब आप लोग जो है, और आपके किसी एक और आपके फ्रेंड का नाम बताओ। एक निकिता हो गई, और कोई है कि एक ही निकिता ही है? एकता। एक था, ठीक है। अब जो है, आप जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद आप एक बिजनेसमैन लेडी बनते हो, बिजनेस लेडी बनते हो, ठीक। फ्यूचर में, हाँ। ये आज के 7-8 साल की बात कर रहे हैं, फ्यूचर में, ओके, ठीक। निकिता चार्टेड अकाउंटेंट बन जाती है, एकता भी चार्टेड अकाउंटेंट बन जाती है, ठीक। हेलो। हाँ हाँ। तो अब आपको याद आता है कि भाई 30 नवंबर को आपको अपने बिजनेस का रिटर्न फाइल करना था, या 30 जुलाई को, 31 जुलाई को आपको अपने बिजनेस का रिटर्न फाइल करना था, ठीक। हाँ। अब आपने खाई गड़बड़ी में रिटर्न तो फटाफट एकता को बोला कि भाई एकता, एकता आपके बिजनेस का चार्टेड अकाउंटेंट है, उसने को उसको दिया आपने, वो एकता ने फटाफट आपका रिटर्न फाइल कर दिया, ठीक। हाँ। तो ये तो हो गया 31। एक मिनट, हाँ।
हेलो। हाँ स्नेहल। हाँ। हेलो स्नेहल। हाँ। हाँ, तो हम लोग क्या बात कर रहे थे, आप बिजनेसमैन बन गए, बराबर है। हाँ। आपने 31 जुलाई को रिटर्न फाइल कर दिया, बराबर है। ढाई गड़बड़ी में रिटर्न फाइल कर दिया, जो जो चीजें याद थी, क्योंकि आपको लास्ट डेट था तो आपको ज्यादा चीजें याद नहीं थी, सब चीज जो जो आपको मिला हो सके अकॉर्डिंग रिटर्न फाइल कर दिया, ठीक। हाँ। अब अचानक से जो है 4-5 दिन बाद आपको एक आपके दरवाजे का डोरबेल बजता है और एक पर्सन आते हैं, बोलते हैं मैडम आपका ने एक इन्वेस्टमेंट किया था म्यूचुअल फंड में, सॉरी एक इन्वेस्टमेंट किया था एफडी, उसका ये इंटरेस्ट आया है, इंटरेस्ट का चेक है। तो आपको रियलाइज होता है कि ये इंटरेस्ट वाली इनकम तो आपने वो रिटर्न जब फाइल किया उसमें लिया ही नहीं। अचानक से आपके मम्मी का फोन आता है, बोलती हैं कि बेटा जो गांव में प्रॉपर्टी थी आपके नाम से उसका रेंट आया है 1 लाख रुपया। तो आपको ये भी याद आता है कि अरे 1 लाख रुपए का ये रेंट भी हमने ऐड नहीं किया। तो अब आप क्या करोगे, जो रिटर्न आपने पहली फाइल किया उसमें ये दो इनकम एडेड नहीं है, तो जो पहले आपने रिटर्न फाइल किया वो करेक्ट रिटर्न है क्या? नहीं। तो अब आपको करना क्या होगा, ये दोनों चीजें ऐड करनी होगी। हाँ। लेकिन आपने तो पहले ही रिटर्न फाइल कर दिया है, तो अब क्या कर सकते हो, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करना होगा। तो अब सर अभी जैसे हमने बिलेटेड रिटर्न फाइल किया तो हमें पेनल्टी लग रही थी, हमें क्या लग रही थी, पेनल्टी लग रही थी। तो अगर मैं रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करूंगा तो पेनल्टी लगेगी या नहीं लगेगी, बराबर है कि नहीं? तो देखो, रिवाइज्ड रिटर्न फाइल किए करोगे तो क्या आपने पहला वाला रिटर्न कब फाइल किया था स्नेहल? 31 जुलाई। मतलब ड्यू डेट को फाइल कर दिया था। हाँ। अब ये आपको याद नहीं था इसलिए आपने नहीं ऐड किया ना दो चीजें। हाँ। तो इसमें कोई आपकी मिस्टेक है क्या, इंटेंशन था आपका कोई फ्रॉड करने का? नहीं। नहीं। तो अब आपको जैसे ही दो चीजें पता चली तो आप उसको क्या करना चाहते हो, करेक्ट करना चाहते हो, हाँ। बराबर है ना। तो हाँ। गवर्नमेंट ने बोला कि अगर आप रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करते हो तो हम आपको कोई पेनल्टी और कोई फाइन नहीं लगाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी आपने ड्यू डेट के पहले आपने एक रिटर्न फाइल कर दी है। अब क्वेश्चन आता है कि आपने मान लेते हैं 10 जुलाई को फिर से, सॉरी मान लेते हैं 10 अगस्त को आपने फिर से रिटर्न फाइल कर दिया, रिवाइज्ड रिटर्न फाइल कर दिया, बराबर है। हाँ। ठीक है। 10-15 दिन बाद फिर से आपको पता चलता है कि एक इनकम और थी, उसे आप भूल गए लेना। तो आप क्या करोगे, एक बार आपने रिवाइज्ड रिटर्न तो कर दिया, तो अब आप क्या कर सकते हो, फिर से रिवाइज्ड कर सकते हो क्या? तो क्वेश्चन आंसर है यस। तो आप फिर से मतलब आप जो आपने ओरिजिनल रिटर्न है जो ड्यू डेट के पहले आपने फाइल किया है उस रिटर्न को एनी टाइम, जितनी बार आपको पता चले उतनी बार आप उस रिटर्न को रिवाइज्ड कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं। इसका कोई टाइम लिमिट नहीं है, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार। ठीक है, ध्यान देना, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है कि रिवाइज्ड रिटर्न कितनी बार हम रिवाइज कर सकते हैं, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम्स। तो आपको लिखना है एनी टाइम्स, जितनी बार आपको लगे रिवाइज्ड करना है। देखो यहाँ पे वही है, यहाँ पे देखो रिवाइज्ड रिटर्न, सेक्शन 139 सब सेक्शन 5, when a revised return can be revised, कब, जब आपने पहले रिवाइज्ड रिटर्न आप कब फाइल कर सकते हो, आप उसके लिए कंडीशन क्या है, आपने सबसे पहले 139(1) का ओरिजिनल रिटर्न आपने फाइल किया होना चाहिए। देखो यहाँ पे एसएससी एंड इफ एन एसएससी आफ्टर फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम, चाहे आपने ओरिजिनल रिटर्न फाइल किया हो या बिलेटेड रिटर्न फाइल किया हो, डिस्कवर एनी ओमिशन, अब जैसे आपको पता चला है एनी ओमिशन या और रॉन्ग स्टेटमेंट, या आपने कुछ गलती से मिस्टेक कर दी है, इस फील्ड रिवाइज्ड रिटर्न ही मे बी फाइल रिवाइज्ड रिटर्न। मतलब अगर आपको कुछ रियलाइज होता है कि कोई आपने मिस्टेक की है या कोई रॉन्ग की स्टेटमेंट आपने दे दी है, तो उसको आप करेक्ट करने के लिए आप रिवाइज्ड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। टाइम लिमिट क्या है, टाइम लिमिट ऑफ फाइलिंग रिवाइज्ड रिटर्न,
तो जो आपका बिलेटेड के लिए टाइम लिमिट था वही है, देखो यहाँ पे वही बोल रहा है, सच रिवाइज्ड कैन बी फिल्ड एनी टाइम। ध्यान देना, यहाँ पे क्लियर लिखा है, चाहे जितनी बार आपको चाहिए, एनी टाइम, विच एवर इज अर्लियर, मतलब ये दोनों में अर्लियर क्या है, बिफोर द एंड ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर और बिफोर द कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 3। नाउ अब इफ रिवाइज रिटर्न is filed by SSC for assessment year 2021 on 15th September 2020 and he afterward discovered the some mistake, मतलब एक बार हमने रिवाइज कर दिया, हमें फिर से रियलाइज हुआ कि और कुछ मिस्टेक है, he can file the revised return at any time before the, मतलब आप चाहे जितनी बार आपका दिल करे उतनी बार अपने स्टेटमेंट को, रिवाइज रिटर्न को आप फाइल कर सकते हैं। ठीक है, बस ध्यान रखना 31 मार्च 2021, मतलब आप लास्ट डेट के पहले जितनी बार आपका दिल करे उतनी बार आप अपने रिटर्न को रिवाइज्ड कर सकते हैं। पॉइंट टू बी रिमेंबर, पॉइंट टू रिमेंबर क्या है, रिवाइज्ड रिटर्न ऑफ लॉस इज डीम्ड रिटर्न ऑफ इनकम ऑफ सेक्शन 139(1), thus the return of loss can be revised, मतलब रिटर्न ऑफ लॉस को भी आप रिवाइज कर सकते हैं। If original return of loss is revised as per the section 139(5), then revised loss shall be substitute the original return of loss, मतलब जो आपने रिवाइज्ड करते हो, इसका मतलब जिस डेट को आपने रिवाइज्ड किया वो डेट नहीं लिया जाता, जो डेट आपका ओरिजिनल रिटर्न का होता है उसको लिया जाता है। From the last date of return of income is filed, and such a revised return of loss shall be deemed to be filled within the time of section 139(1), and loss claimed in revised return of loss can be carried forward। आगे, रिवाइज रिटर्न सब्स्टिट्यूट द ओरिजिनल रिटर्न, मतलब आपका रिवाइज रिटर्न क्या है, एक सप्लीमेंट्री रिटर्न है ओरिजिनल रिटर्न जो आपने फाइल किया उसका। ठीक है, आगे यहाँ पे क्या बोला गया, देयर इज नो प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स टू इनेबल द एसएससी टू रिवाइज इनकम बाय फाइलिंग द रिवाइज्ड स्टेटमेंट ऑफ इनकम टू एओ, द ओनली ऑप्शन अवेलेबल इन टू द एसएससी टू फाइल द रिवाइज्ड रिटर्न। बिलेटेड रिटर्न कैन बी रिवाइज, बिलेटेड रिटर्न को भी आप रिवाइज कर सकते हो, ऐसा ऑप्शन दिया गया है। पहले ये वाला ऑप्शन नहीं था, बिलेटेड रिटर्न को आप रिवाइज नहीं कर सकते थे, पहले ऐसा था, लेकिन इसको अमेंडमेंट करके इसे चेंज किया गया और अभी इसे लाया गया कि बिलेटेड रिटर्न को भी आप रिवाइज कर सकते हो। इवन द रिवाइज रिटर्न कैन बी रिवाइज अगेन, मतलब आप रिवाइज रिटर्न को किया एक बार फिर से उसे रिवाइज कर सकते हो विद इन द टाइम लिमिट ऑफ सेक्शन 139(5). अब नेक्स्ट लास्ट वाला पॉइंट है डिफेक्टिव रिटर्न। रिवाइज्ड रिटर्न क्या था, आपने मिस्टेक से कुछ भी भूल गए थे तो उसको आप रिवाइज्ड कर दे। डिफेक्टिव रिटर्न का क्या मतलब है, आपने कोई गलत फॉर्म पे फिल कर दिया, ठीक है, आपको ITR 1 फिल करना चाहिए था, आपने ITR 3 फिल कर दिया। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान में रखना कि अगर आपने रॉन्ग रिटर्न फाइल कर दिया है, रिवाइज्ड रिटर्न में क्या था कि आपने कोई मिस्टेकली से बाय मिस्टेक आप कुछ भूल गए उसको रिकॉर्ड, लेकिन यहाँ पे मिस्टेक किस तरह की है, डिफेक्टिव रिटर्न में मिस्टेक क्या है, डिफेक्टिव रिटर्न का मतलब क्या होता है कि आपने कोई रॉन्ग फॉर्म, रॉन्ग डॉक्यूमेंट, ये सब चीजें दे दी है, तो उस टाइम पे उसको हम बोलते हैं डिफेक्टिव रिटर्न। देखो, पावर ऑफ एओ, एओ का मतलब होता है असेसिंग ऑफिसर। AO has power to call the option of SSC to rectify or a defective return, मतलब अगर कोई डिफेक्टिव रिटर्न आया है तो AO असेसिंग ऑफिसर को ये पावर है कि आपको कॉल करे, आपको इन्फॉर्म करे कि आप डिफेक्टिव रिटर्न को क्या करें, रेक्टिफाई करें। इसके लिए AO कंसीडर दैट द रिटर्न ऑफ इनकम फिल्ड बाय SSC इज अ डिफेक्टिव, अगर AO को लगता है कि जो रिटर्न आपने फाइल किया वो डिफेक्टिव है, ही मे इंटीमेट द डिफेक्ट तो SSC, और वो आपको बता सकता है कि क्या डिफेक्ट है, एंड गिव हिम अपॉर्चुनिटी टू रेक्टिफाई डिफेक्ट विद इन 15 डेज। ध्यान देना, ये 15 दिन का टाइम होता है, ये भी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डिफेक्टिव रिटर्न कितने दिन के अंदर में फाइल करना है। ठीक है, फ्रॉम द डेटा इंटीमेशन, कब से 15 दिन, जिस दिन आपको इंटीमेट किया गया कि आपके रिटर्न में डिफेक्ट है उस दिन से 15 दिन के अंदर आपको रिटर्न फाइल करना होता है। एक्सटेंशन टाइम, अब वो 15 दिन आपका खत्म हो गया, यू हैज डायरेक्शन टू एक्सटेंड
द टाइम बियॉन्ड द 15 दिन, 15 दिन के जो टाइम लिमिट था उसको एक्सटेंड कर सकता है एओ, असेसिंग ऑफिसर के पास ऐसा पावर है तो उसको एक्सटेंड भी कर दे। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन रेक्टिफिकेशन, अगर आपने 15 दिन के अंदर उस रिटर्न को रेक्टिफाई नहीं किया तो क्या होता है, इफ द डिफेक्ट इज नॉट रेक्टिफाइड विद इन 15 days और सच फर्दर एक्सटेंशन पीरियड एज अलाउड बाय यू, द रिटर्न वुड बी ट्रीटेड एज इनवैलिड रिटर्न, और वो आपको मान लिया जाएगा कि उसे इनवैलिड डिक्लेयर करके आप ऐसा मान लिया जाएगा कि आपने रिटर्न फाइल ही नहीं किया। इट वुड बी डीम्ड टू बी द एसएससी हैज फेल्ड टू द फर्निश द रिटर्न, मतलब ऐसा गवर्नमेंट मान लेगी कि आपने रिटर्न फाइल किया ही नहीं। तो समझ में आया? पहले आपको डिफेक्टिव रिटर्न डिक्लेयर करने का पावर किसके पास है? एओ के पास। और एओ किसी भी रिटर्न को डिफेक्टिव रिटर्न अगर कुछ मिस्टेक है तो बता सकते हैं और उसे रेक्टिफाई भी करवा सकता है। रेक्टिफाई करवाने के लिए आपको इंटीमेट करेगा और इंटीमेशन से लेके 15 दिन का टाइम दे सकता है। उस टाइम पीरियड को एक्सटेंड भी कर सकता है एओ। ठीक है, नॉर्मली 15 दिन का टाइम होता है, तो 15 दिन के टाइम में आपको रेक्टिफाई करना है। अगर आप रेक्टिफाई नहीं कर पाते उस 15 दिन के टाइम पीरियड में तो उस रिटर्न को ये क्या डिक्लेयर कर देगा असेसिंग ऑफिसर? इट इनवैलिड, और इनवैलिड हो गया इसका मतलब आपने रिटर्न फाइल ही नहीं किया ऐसा मान लिया जाएगा। वेयर द एसएससी रेक्टिफाई द डिफेक्ट ऑफ आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 15 days और फर्दर एक्सटेंडेड पीरियड बट बिफोर द असेसमेंट इज मेड, EO may can condemn the delay and treat the return as a valid। मतलब क्या है, अगर आपने रेक्टिफाई कर दिया प्रॉपर टाइम पे, एक जो भी टाइम दिया गया था, तो एओ जो है असेसिंग ऑफिसर उसे कंसीडर कर लेता है और उसको वैलिड रिटर्न कंसीडर करके ले सकता है। ठीक है, तो ये चीजें है। ये तो बाकी का जो चीजें है वो आपके लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो ये जस्ट आपको रीड करना है तो रीड कर सकते हो जो नीचे की चीजें हैं। अब मैं आपको बोल रहा हूँ, वापस ये बता रहा हूँ, देखो हमने आज क्या क्या फाइल क्या ना पढ़ा। आज का लेक्चर ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। हमने आज जो है पहला बहुत छोटा सा ही चैप्टर था और थियरी ही इसमें था। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है। पहला हमने पढ़ा कि रिटर्न्स क्या होता है, रिटर्न्स ऑफ इनकम क्या होता है। तो रिटर्न्स ऑफ इनकम मतलब क्या होता है, हम अपनी इनकम के इंफॉर्मेशन जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सबमिट करते हैं। हम उसमें डिक्लेरेशन वो करते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी हेड्स ऑफ इनकम है, ग्रॉस टोटल इनकम कितना है, डिडक्शन कितना है और हमारे टैक्स लायबिलिटी कितनी जनरेट हुई, ये सारी डिटेल हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देते हैं। ठीक है, नाउ नॉर्मल प्रोविजन जो है रिटर्न्स का वो सेक्शन 139(1) है। 139(1) क्या बोलता है, कंपनी और पार्टनरशिप फॉर्म को रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है, इवन दो चाहे प्रॉफिट हो या इनकम हो। अदर्स मतलब इंडिविजुअल, अदर्स में इंडिविजुअल्स आता है। इंडिविजुअल्स के लिए क्या है, अगर आपका इनकम टोटल इनकम बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट को एक्सीड कर जाता है तो उस टाइम पे आपको रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। बेसिक टोटल इनकम मतलब क्या, जो चैप्टर 6(8) के डिडक्शन के पहले वाली इनकम होगी, वो जिसको हम बोल सकते हैं ग्रॉस टैक्सेबल इनकम। ठीक है, उसके पहले वाली इनकम जो होगी वो अगर बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट को क्रॉस कर जाती है तो आपको रिटर्न फाइल करना कंपलसरी हो जाता है। लेकिन अगर आप चाहें तो आप जीरो इनकम का भी रिटर्न फाइल कर सकते हैं, लॉस का भी रिटर्न फाइल कर सकते हैं, ये आपके लिए ऑप्शनल है। ये ऑप्शनल है। यहाँ पे हमने एग्जांपल देखे थे और अभी इसका ड्यू डेट बताया था कि अगर आपका फॉरेन ट्रांजेक्शन में डील करते हैं तो आपके लिए ड्यू डेट क्या है, 30 नवंबर। अगर उसके बाद कोई कंपनी पार्टनरशिप फॉर्म है या किसी ऐसे पर्सन है जिसका अकाउंट ऑडिट होने वाला है तो उसके लिए ड्यू डेट क्या है, 30 सितंबर। और नॉर्मल अदर देन नॉर्मल एसएससी के लिए जो इंडिविजुअल वगैरह हैं उनके लिए ड्यू डेट क्या है, 31 जुलाई। अगर कोई पार्टनरशिप फॉर्म है और उसका अकाउंट ऑडिट नहीं होने वाला है तो उसके लिए लास्ट ड्यू डेट क्या होता है, 31 जुलाई होता है। ये चीजें आप ध्यान में रखें। रिटर्न ऑफ लॉस, आपको रिटर्न ऑफ लॉस का मतलब क्या है, आपको लॉस के केस में रिटर्न फाइल करना भी कंपलसरी है। अगर आप लॉस के केस में रिटर्न नहीं फाइल करते तो बिजनेस लॉसेस जो है आपका, हाउस प्रॉपर्टी लॉसेस, कैपिटल गेन सॉरी बिजनेस लॉस, कैपिटल लॉस और जो है ओइंग एंड मेंटेनेंस के लॉसेस, ये सारे लॉसेस का आप जो है कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसलिए लॉस का रिटर्न फाइल करना भी मैंडेटरी है। लेकिन हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को आप जो है कंसीडर कर सकते हैं इवन दो अगर आपने रिटर्न ड्यू डेट के बाद फाइल किया है तो भी। ठीक है, तो बिलेटेड रिटर्न क्या है, जो ड्यू डेट के आपने बाद रिटर्न फाइल किया उस रिटर्न को हम लोग बोलते हैं बिलेटेड रिटर्न। बिलेटेड रिटर्न उसको हम बोलते हैं। ठीक है,
ठीक है। बिलेटेड रिटर्न कब फाइल कर सकते हैं? बिफोर द एंड ऑफ असेसमेंट ईयर और या कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट, ठीक है, विच एवर इज अर्लियर। अब एक चीज और यहाँ पे है ध्यान रखने वाली बात, कि आपको बिलेटेड रिटर्न फाइल करने का टाइम तो दिया गया है, बट उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस है। आप लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते अदर देन हाउस प्रॉपर्टी के लॉसेस को छोड़ के आप जो है कैरी बाकी के लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। बिलेटेड रिटर्न फाइल किया है तो भी आपको क्या है, इंटरेस्ट पे करना होगा और साथ ही साथ 5,000 रुपए का पेनल्टी भी लगेगा। रिवाइज रिटर्न क्या है? आपने पहले ही ऑलरेडी कोई रिटर्न फाइल कर दिया है और उसके बाद आपको ऐसा कुछ रियलाइज हुआ कि कुछ आपने से छूट गया है या कोई मिस्टेक हो गई है छोटी सी, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकते हो। रिवाइज रिटर्न आप फाइल करने का जो डेट है वो आपका बिफोर द एंड ऑफ असेसमेंट ईयर और जो है कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट विच एवर इज अर्लियर, ठीक है। उसके बाद डिफेक्टिव रिटर्न है। डिफेक्टिव रिटर्न में अगर ऐसा असेसिंग ऑफिसर को लगता है कि आपका जो रिटर्न फाइल किया उसमें कुछ डिफेक्ट है, तो उस डिफेक्ट से को आपसे रेक्टिफाई करवा सकता है, ठीक है। अब उस रेक्टिफिकेशन के लिए आपको टाइम लिमिट दे सकता है 15 दिन का, और उस टाइम लिमिट को एक्सटेंड भी कर सकता है एओ असेसिंग ऑफिसर, 15 दिन से ज्यादा उसको एक्सटेंड भी कर सकता है अगर उसे ऐसा लगता है कि ऐसा करना चाहिए। अगर आप 15 दिन के अंदर उस या जो टाइम लिमिट है असेसिंग ऑफिसर ने दिया में अगर आप उसे रेक्टिफाई नहीं कर पाते, तो उसको डिक्लेयर कर सकते हैं कि वो क्या है, आपका इनवैलिड रिटर्न है, और उससे क्या कर सकते, इनवैलिड रिटर्न ट्रीट करके उसे जो है कैंसिल कर सकता है, ठीक है। तो ये सारा पूरा चैप्टर है। ये आपको कुछ डाउट है आप लोगों को किसी को तो कुछ पूछ सकते हैं, या एक बार आप जरा गो थ्रू कर लेंगे। आपके पास ऑलरेडी ये नोट्स है तो एक बार गो थ्रू कर लीजिए। अगर किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए। किसी को कोई डाउट है क्या? नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक है आपका टीडीएस, ठीक है। टीडीएस का मतलब होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, ठीक है। डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स, इसके बारे में मैं बता देता हूँ क्या होता है, जरा समझिए। जैसे कि हमारा जो है, जैसे गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट को ऐसा लगता है, जैसे एक कंपनी है ए लिमिटेड, ठीक है।
ए लिमिटेड एक कंपनी है, इस कंपनी में 500 एम्प्लॉय काम करते हैं। कितना? 500 एम्प्लॉय काम करते हैं। 500 एम्प्लॉय है। अब गवर्नमेंट को ये जो 500 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, तो क्या ये 500 एम्प्लॉय को टैक्स भरना हो सकता है? बराबर है, पे करना हो सकता है क्या? पे करना पड़ेगा ना ये 500 एम्प्लॉय जो हैं, क्योंकि ये 500 एम्प्लॉय के पास इनकम अराइज हुआ। तो गवर्नमेंट नहीं, गवर्नमेंट क्या करती है, अब ये 500 एम्प्लॉय को पेमेंट कौन कर रहा है? ये 500 एम्प्लॉय को पेमेंट कौन कर रहा है? बोलो। 500 एम्प्लॉय को पैसा पे कौन कर रहा है? ए लिमिटेड, बराबर है। क्योंकि ये 500 जो एम्प्लॉय हैं, इन सबको पैसा कहां से मिल रहा है? ए लिमिटेड के पास से, बराबर है। अगर गवर्नमेंट ए लिमिटेड को पकड़ ले, तो क्या 500 लोगों का टैक्स मिल सकता है? तो गवर्नमेंट ने ए लिमिटेड को बोला, बेटा देखो, आप जो है सैलरी देते हो अपने एम्प्लॉय को। बोला हाँ। तो आप एक काम करो, जो भी एम्प्लॉय का, जो भी पर्टिकुलर एम्प्लॉय है, अगर उस एम्प्लॉय का सैलरी, अगर उस एम्प्लॉय का सैलरी के ऊपर कोई टैक्स अराइज होता है, तो टैक्स आप कैलकुलेट करो और उसे डिडक्ट करके हमें जो है पेमेंट करो। तो अब जैसे मान लेते हैं, कैसे होता है जरा समझिए। ठीक है, एक एम्प्लॉय है, ठीक, मिस्टर पी, इनकी सैलरी है पर मंथ 50,000 रुपया। 50,000 12 महीने का कितना हो जाएगा बच्चों? 6 लाख रुपया। तो अब पूरे साल में वो सैलरी कितना दे रहे हैं? 6 लाख रुपया। तो 6 लाख रुपए पे टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा। 6 लाख रुपए पे क्या किया जाएगा बच्चों? टैक्स। तो अब टैक्स कैलकुलेट करने के बाद, अब 6 लाख के ऊपर टैक्स कैसे आएगा? पहला फर्स्ट, मान लीजिए नॉर्मल वाला है, तो यहाँ स्लैब रेट फर्स्ट 2,50,000 तक क्या होगा बच्चों? फर्स्ट एग्जाम 2,50,000 तक क्या होगा? एग्जाम 0। 2,50,000 से लेके, 2,50,000 से लेके 5 लाख तक कितना आता है? 12,500 12,500। अब बचा कितना? 5 लाख से 6 लाख, 5 लाख से 6 लाख कितना आएगा बोलो? 1 लाख का डिफरेंस है ना। 1 लाख पे कितना परसेंट? 20%। कितना आ जाएगा? 20,000। आप टोटल, अब मुझे बताओ, ये टोटल हो जाएगा। तो अब मुझे बताओ, क्या इसके ऊपर रिबेट मिलेगा? बोलो, क्या इसके ऊपर रिबेट मिलेगा? रिबेट नो मिलेगा या सर, नहीं मिलेगा? नो सर, क्या सरचार्ज ऐड होगा? नो सर। नहीं। तो अब यहाँ पे ऐड करेंगे, ऐड करेंगे HEC, एट द रेट कितना परसेंट? बोलो। 4%। 4%। कितना आ जाएगा ये? 32,500 का 4%, 1,300 आएगा। अभी इसको ऐड कर दो, तो ये 33,800 आता है क्या? बराबर है। तो जो मिस्टर पी है, उसको ए लिमिटेड सैलरी दे रही है 60,000 रुपया महीना। 60,000 के इस हिसाब से उसका 12 लाख, 6 लाख का सैलरी होता है। तो 6 लाख पे टैक्स आता है 33,800, टोटल टैक्स होता है। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, एक काम करो, इतना इसका टोटल टैक्स जनरेट हुआ, तो इसको क्या करो, डिवाइड बाय 12 करो, क्योंकि हर महीने आप सैलरी देते हो। 38,800 डिवाइड बाय 12, तो एक महीने का कितना हो गया? एक महीने का ऑलमोस्ट टैक्स इतना हो गया, 2,817। तो ये टैक्स ऑफ पर मंथ, टैक्स पर मंथ, एक महीने का टैक्स इतना हो गया।
तो गवर्नमेंट क्या करेगी, अब देखो गवर्नमेंट क्या करेगी, जब गवर्नमेंट ने बोला एक काम करो, एम्प्लॉयर को, ए लिमिटेड को, जब आप अपने एम्प्लॉय को 50,000 सैलरी दोगे ना, तो अब एम्प्लॉय को सैलरी कितना देंगे, सैलरी पर मंथ, सैलरी था कितना 50,000 रुपया, 50,000 में से 2817 माइनस हो जाएगा, इतना माइनस करने के बाद जो बचेगा उतना एक्चुअली पेमेंट किया जाएगा। तो ये 2817 क्या माइनस है, इसको क्या बोलते हैं टीडीएस, ये जो माइनस हुआ 2817 उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। जैसे ही इनकम अराइज हुआ वैसे ही टैक्स कट गया, दैट इज नोन एज टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। जिस पर्टिकुलर सोर्स में इनकम अराइज हुआ उधर से ही तुरंत टैक्स कट हो गया, इसको हम बोलते हैं टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। समझ में आया बच्चों। तो अब सैलरी उसको कितना मिलेगी, मिस्टर बी को 50,000 माइनस 2817, मतलब सैलरी इतना 47,183 ही मिलेगी। समझ में आया टीडीएस क्या हो रहा है बच्चों, हेलो, टीडीएस का मतलब समझ में आया क्या सबको। अच्छा, अब इसमें गवर्नमेंट को क्या फायदा होगा, गवर्नमेंट को फायदा ये हुआ कि मिस्टर ए को अकेले अगर गवर्नमेंट पकड़ती है तो कितने लोगों का टैक्स आ जाएगा, 500 लोगों का। तो मिस्टर ए को अकेले पकड़ना इजी है या 500 लोगों को, किसको पकड़ना इजी है बच्चों, हम 500 अलग अलग लोगों को ट्रैक करना इजी है या मिस्टर ए, सॉरी ए लिमिटेड कंपनी को, ए लिमिटेड कंपनी को ट्रैक करना इजी है, बराबर है। तो अगर हम ए लिमिटेड को पकड़ लेते हैं तो 500 लोगों का आराम से टैक्स हमें मिल सकता है। तो गवर्नमेंट इस तरह से प्रोविजन टीडीएस का लेके आई, टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। देखो यहाँ पे यही है चैप्टर, डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स, डिडक्शन एट सोर्स और एडवांस पेमेंट। अभी क्या बोलते हैं, वी ऑल नो द इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज असेस्ड टू टैक्स ड्यूरिंग द नेक्स्ट ईयर। हमें ये पता है कि हम प्रीवियस ईयर में, अब तक यही समझते आ रहे थे कि प्रीवियस ईयर में हम इनकम को अर्न करते हैं और असेसमेंट ईयर पे उस पे क्या लगता है, टैक्स लगता है, ठीक है। इनकम अर्न ड्यूरिंग द ईयर प्रीवियस ईयर 1920 विल बी असेस्ड टू टैक्स इन असेसमेंट ईयर 2021। मतलब जो भी इनकम हमने 1920 में कमाई थी 19-20 में, उसके ऊपर टैक्स हमें कब देना होगा, 2021 में, दैट इज from 1st April 2020 to 31st March 2021. However, the tax on such income is deduction from the previous year itself in the following ways. मतलब हम अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ये जो मुझे बताओ बच्चों, ये 2817 कब माइनस होगा, प्रीवियस ईयर या असेसमेंट ईयर, ये जो हमने 2817 कैलकुलेट किया ये कब माइनस किया जाएगा, प्रीवियस ईयर या असेसमेंट ईयर, बोलो 2817 कब माइनस किया जाएगा, प्रीवियस ईयर, क्योंकि हमने टैक्स देखो नॉर्मल, हमने क्या बोला, नॉर्मल प्रोविजन क्या बोलता है, प्रीवियस ईयर में आप इनकम को अर्न करो, ये इनकम अर्न करोगे ये, और असेसमेंट ईयर में आप क्या करो, टैक्स पे करो, ये नॉर्मल प्रोविजन है। लेकिन नॉर्मल प्रोविजन को गवर्नमेंट ने थोड़ा सा स्लाइड चेंज किया, चेंज क्या किया, गवर्नमेंट अब बोल रही है कि आप जो है, क्योंकि काफी लोग क्या है प्रीवियस ईयर में इनकम तो अर्न कर लेते हैं बट असेसमेंट ईयर में टैक्स जल्दी पेमेंट नहीं करते, तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या बोला, जैसे जैसे आप इनकम को अर्न कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग प्रोपोर्शनेटली आप टैक्स का भी पेमेंट करो। कैसे, अब जरा देखो कैसे पेमेंट होगा, अब उसका मैं बात बताता हूँ। जैसे कि गवर्नमेंट ने मिस्टर सॉरी ए लिमिटेड कंपनी को बोला कि मिस्टर पी को आप सैलरी कितना दोगे, ये फर्स्ट ये सब कुछ कब चल रहा है, 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल 2020 को, ठीक, 1 अप्रैल 2020 को ऐसा रूल चलेगा। गवर्नमेंट ने उनको बोला कि आप सैलरी कितना देने वाले हो, 1 अप्रैल 2019 को, ये प्रीवियस ईयर है ना हमारा, प्रीवियस ईयर ये स्टार्ट हो रहा है, प्रीवियस ईयर का स्टार्टिंग पॉइंट है 1 अप्रैल 2019। गवर्नमेंट ने मिस्टर ए को बुलाया, बोला मिस्टर सॉरी ए लिमिटेड कंपनी को बुलाया और पूछा कि मिस्टर पी को आप सैलरी कितना देने वाले हैं, 50,000 रुपया।
तो गवर्नमेंट ने बोला ठीक है, अगर आप 50,000 रुपया सैलरी देने वाले हैं तो 12 महीना अगर आप उनको सैलरी देते हो तो कितना सैलरी होगा, 6 लाख रुपया। तो 6 लाख रुपए के ऊपर टैक्स कितना आ गया, 38,800। उसके ऊपर एक महीने का टैक्स कितना आ गया आपका, 2817। तो गवर्नमेंट ने बोला जब अप्रैल महीने का सैलरी दोगे, अप्रैल 2019 का सैलरी दोगे तो क्या करोगे आप, एक काम करना, ये जो है उसमें से ये माइनस कर लेना। तो एक्चुअली कितना पे करना, गवर्नमेंट ने बोला एक्चुअली में इतना पे करना है। ठीक। अब अब अप्रैल के बाद मई महीने में सैलरी दोगे तो मई महीने में भी सेम रूल ना बच्चों, मई महीने में भी सेम रूल, यस और नो। 2817 माइनस करके आप पेमेंट कितना करोगे, समझ में आ रहा है क्या बच्चों। तो इस तरह से 12 महीने का सैलरी में से टैक्स धीरे धीरे माइनस हो जाएगा। अब ये टैक्स देखो कब माइनस हो रहा है, प्रीवियस ईयर में ही माइनस हो जा रहा है। तो जब हम असेसमेंट ईयर में आएंगे तो असेसमेंट ईयर में हम टैक्स का, हमारा जितना भी हमारा टैक्स का लायबिलिटी होगा वो ऑलरेडी पेमेंट हो चुका होगा, तो हम पेमेंट नहीं करेंगे। या फिर अगर कुछ बचा होगा तो हम उसको क्या कर सकते हैं, रिफंड ले सकते हैं। अगर कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट हो चुका है तो हम उसका रिफंड क्लेम कर सकते हैं। इस तरह से ये सारे प्रोविजन फॉलो किए जाते हैं। तो टीडीएस का मतलब समझ में आएगा बच्चों, हेलो, टीडीएस का मतलब समझा क्या, अंडरस्टूड एवरीवन, हेलो, हेलो एवरीवन, टीडीएस समझ में आया क्या। देखो यहाँ, देखो, however the tax such income is taken from the SSC in previous year itself in a following way, TDS के थ्रू ले लिया, in case some cases tax deducted at source by payer at the prescribed rate। TCS आपके सिलेबस में नहीं है तो हम उसके ऊपर ज्यादा बात नहीं करेंगे। TCS का मतलब होता है टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, इन सम केसेस टैक्स इज कलेक्टेड एट सोर्स बाय द सेलर फ्रॉम द बायर। ठीक है, पेमेंट एडवांस टैक्स, sometime SSC is under obligation to pay एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स इसके बाद वाला हमारा चैप्टर है, उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर और नॉन मॉनेटरी परचेज प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉय। अब यहाँ पे सबसे पहला जो सेक्शन है टीडीएस का वो होता है सैलरी के ऊपर टीडीएस डिडक्ट होगा, सैलरी के ऊपर टीडीएस डिडक्ट होगा। सेक्शन 192 का है यहाँ पे। अब आप लोग समझ रहे होंगे, नहीं समझ पा रहे होंगे कि सैलरी के ऊपर कैसे टीडीएस डिडक्ट होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं मिस्टर पी हैं जो एक एम्प्लॉय है, मिस्टर पी जो एक एम्प्लॉय है और ये ए लिमिटेड कंपनी में एम्प्लॉय है। अब मुझे बताओ ए लिमिटेड जो कंपनी है उसमें मिस्टर पी एम्प्लॉय है, मुझे बताओ ए लिमिटेड को कौन कौन सी इनकम के बारे में पता होगा मिस्टर पी के, मुझे बोलो। ए लिमिटेड जो है मिस्टर पी के बारे में क्या, सैलरी इनकम के बारे में, वेरी गुड एवरीवन, सैलरी इनकम के बारे में पता होगा, बराबर है। लेकिन क्या मिस्टर पी के पास सैलरी इनकम ही है, बोलो। ऐसा हो सकता है ना कि और भी इनकम हो, हाउस प्रॉपर्टी की भी इनकम हो, अदर सोर्सेस की भी इनकम हो, और भी सारी इनकम हो सकती है, बराबर है। तो गवर्नमेंट ने मिस्टर पी को एक ऑप्शन दिया, क्या ऑप्शन दिया, बोला कि अगर आप चाहो, मिस्टर पी एम्प्लॉय, हाँ, अगर आप चाहो तो अपनी और जो अदर इनकम है, अदर इनकम मतलब और अदर इनकम जो है उसका डिटेल भी आप ए लिमिटेड को दे सकते हो। मतलब जो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, कैपिटल गेन की इनकम है, अदर सोर्सेस की जो इनकम है, वो सारी इनकम का डिटेल भी आप अपनी कंपनी को दे दो। ठीक है, अगर आप चाहो। और अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया है, अगर आपने कोई जो है आपने इन्वेस्टमेंट किया तो उस इन्वेस्टमेंट का भी डिटेल आप अपनी कंपनी को दे दो।
तो सारा डिटेल आप अपनी कंपनी को दो। ये ऑप्शनल है, ये ध्यान देना। ये जो है, ये लिमिटेड कंपनी पी को, मिस्टर पी को फोर्स नहीं कर सकती। ये सारा डिटेल मिस्टर पी के ऊपर है, ऑप्शनल है। मिस्टर पी अगर चाहे तो अपनी कंपनी को दे सकते हैं, अगर नहीं चाहते तो नहीं दिया तो भी चलेगा। ठीक है, तो अगर चाहें तो वो अपनी सारी डिटेल देंगे, तो उसके अकॉर्डिंग मिस्टर ए लिमिटेड कंपनी उनका टैक्स कैलकुलेट करेगी। ठीक है, पूरा सारा जैसे हम टोटल इनकम कंप्यूट करते थे, तो वैसे ही ए लिमिटेड कंपनी मिस्टर पी की टोटल इनकम कैलकुलेट करेगी। उसके बाद वो सारे डिडक्शन लेगी जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट किए। वो सारा डिडक्शन लेने के बाद जो उनको बचता है बैलेंस, उसके ऊपर वो क्या करेगी, ए लिमिटेड कंपनी टैक्स कैलकुलेट करेगी। मतलब जैसे, मतलब इन शॉर्ट ए लिमिटेड कंपनी करेगी क्या, मिस्टर पी की टोटल इनकम का कैलकुलेशन करेगी और उसके ऊपर टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करेगी। समझ में आया? समझा गया? हेलो? ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। हम लोग नेक्स्ट टीडीएस का जो नेक्स्ट पार्ट है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, मतलब दैट इज टुमारो। आज ही हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, अब मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ आप लोगों का। रोल नंबर वन, एक मिनट, 35। ठीक है, 35 लगा दिया आपका भी। 50, 50, 51, 52, 53, 54, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 60, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 7 हो गया आपका, 15, 13 हो गया, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34, 34, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 43, 44। ठीक है, और किसी का मिस हुआ क्या अटेंडेंस? और किसी का मिस हुआ है क्या? थैंक यू सो मच बच्चों। बाय बाय एवरीवन, बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे। ख्याल रखें आप लोग अपना। बाय एवरीवन।